आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 19 अगस्त 2020 बेलगावी ज़िले के मशहूर व मारूफ डायमंड, गोल्ड, सिल्वर मर्चेंट पोद्दार ज्वेलर्स के मालिक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने कई सारे सामाजिक कामों को अंजाम दिया है, ऐसी शख्सियत से एक मुलाकात तो बनती ही है। आइए करते हैं ये खास मुलाकात उस खास शख्सियत से, जनाब अनिल पोद्दार साहब। आज हम यहाँ पर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के मशहूर डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मर्चेंट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत जनाब अनिल पोद्दार साहब के घर में हम मौजूद हैं। जो आज के हालात हैं, जो कोरोना वायरस के चलते हुए पूरी दुनिया में छा चुके हैं और पूरी दुनिया एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, उसमें हमारा देश भारत भी शामिल हो चुका है और हम भी इस इकोनॉमी की तकलीफ से गुजर रहे हैं। लोगों के बहुत सारे हालात बद से बदतर होने की नौबत में आ चुके हैं, बिजनेस पूरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे हालात में हमारे एक बिजनेसमैन, जो मशहूर बिजनेसमैन जनाब अनिल पोद्दार साहब, लोगों को और हिंदुस्तान की आवाम को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि इस भयानक परिस्थिति में हम अपने आप को किस तरह से ढालें और अपने बिजनेस को, अपने देश को आगे कैसे लेकर जाएं। जनाब अनिल पोद्दार साहब। सबसे पहले मैं बेलगाम के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बेलगाम में रहता हूं। दुनिया में महामारी आ गई है, कोरोना का बहुत सारा अभी इफ़ेक्ट है और काफ़ी जगह पे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बेलगाम से शुरुआत करते हैं। बेलगाम में पहले जो पेशेंट्स थे, कोविड के पेशेंट्स बहुत कम थे और उस वक्त मेरे ख्याल से कि सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रअंदाज किया, ऐसा मुझे लगता है। कोविड पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंस के कानून वगैरह जो है वो सब चल रहे थे, लेकिन सबसे बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए, क्योंकि ये कोविड के पेशेंट्स जब रहते हैं तो सबसे पहले उनको बहुत सीरियस कंडीशन में वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन्स की ज़रूरत रहती है। आज बीम से एक ही उस वक्त एक ऐसी संस्था थी जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे। बाहर के सभी हॉस्पिटल्स में किसी ने भी कोविड पेशेंट्स को अंदर नहीं लिया। क्वारंटीन का चक्कर चल रहा था उस वक्त और बहुत सारे लोग उसमें अटक गए थे, बीस भी सब उसमें ही फंस गई और जो पेशेंट्स नहीं थे वो भी पेशेंट्स बन गए। क्वारंटाइन का डिसिप्लिन ठीक तरह से नहीं हुआ था और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है बेलगाम में, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स होने के बाद में कोई भी उसे ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई देते हैं तो 3-4 लोग हैं, जैसे कि केली के है, लेक व्यू में है, थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स है, लेकिन वहाँ पे सुविधा कौन सी है? अगर 100 लोग 200 लोग एक ही साथ में कोविड पेशेंट्स वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने इसके बारे में पहले ही इसके बारे में सोचना चाहिए था। वेंटिलेटर्स, आईसीयू जो है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है कोविड पेशेंट्स को, और आईसीयू के जो यूनिट्स है बहुत कम हैं। आज केएलई में है, लेकिन वो केएलई में पूरा का पूरा कोविड के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी में हार्ट का पेशेंट आ जाता है, एक्सीडेंट केसेस में कोई ब्रेन को हैमरेज किया हुआ वगैरह थोड़े बहुत केसेस आ जाते हैं, तो सिलेंडर्स और ऑक्सीजन्स एंड वेंटिलेटर्स की ज़रूरत उनको भी पड़ती है। तो 100% जो इसके जो वेंटिलेटर्स एंड आईसीयू की जो यूनिट्स है वो पूरे के पूरे कोविड को नहीं दे सकते। लेकिन सरकार आज इनके पास इतना पैसा है, तो जो कोविड के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं वहाँ उन लोगों ने ऑक्सीजन्स का और वेंटिलेटर्स का फ्री सप्लाई करना चाहिए था, ताकि इमरजेंसी में कोई लोग नहीं मर सकते। आज बेलगाम का एवरेज देखा है तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग कोविड की वजह से गुजर गए हैं वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। आज केरला में देखेंगे और अन्य थोड़े बहुत राज्यों में देखेंगे तो वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स का जो डेथ जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। आज दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे डेथ परसेंटेज कम हो गया, रिकवरी का परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू यूनिट्स, वेंटिलेटर्स और ये सभी जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा मिल रही है। तो मेरा ये बेलगाम के डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर्स को और हमारे हेल्थ मिनिस्टर को और वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को
यही मेरे को पूछना है कि आप ये जब दिल्ली में हो सकता है तो बेलगाम में क्यों नहीं हो सकता? बेलगाम में भी आप दीजिए, आप थोड़ा सा वेंटिलेटर्स का सप्लाई यहाँ पे दीजिए। जो कोविड का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उनको मदद कीजिए, उनको सप्लाई कीजिए, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दीजिए, ताकि कम से कम डेथ की परसेंटेज कम हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कोविड होने के बाद में आदमी मरता है। कोविड होने के बाद में मरने का जो परसेंटेज वो सिर्फ 2% 3% है, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन बेलगाम में थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा था। और ये मेरे सुविधाएं अगर यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे डेथ परसेंटेज कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग, मैं परसों दिन हमारे एक अजीज़ दोस्त है, बीजेपी में मिनिस्टर है, उनको भी मैंने बात कह दी है कि यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है, कल्चर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ महामारी से लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई आप कीजिए ताकि लोगों के में जो अब डर अभी जो है वो डर थोड़ा सा कम हो जाए कि कोविड होने के बाद में मर जाता है बोल के जो एक उनका एक ख्याल जो है वो थोड़ा सा कम होगा, ऐसा मेरे को लगता है। सर, अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन दिया गया कि आप इलाज कर सकते हैं, मैंने सुना है अभी तक इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे इस बीमारी का इलाज नहीं आया। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल पर डे एक पर्सन के लिए 40,000, 70,000, 30,000 जो डिमांड कर रहे हैं, ये किस बात का कर रहे हैं? और गवर्नमेंट को क्या इतना मालूम नहीं पड़ रहा कि आज गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग इतना पैसा देके इलाज कैसे कर सकते हैं? और एक एक वक्त मुझे ऐसा भी लगता है ये बीमारी कम है, डर ज्यादा फैलाया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये गेम खेल रहे हैं सर, मैं इसको गेम ही कहूँगा, ब्लैकमेलिंग ही कहूँगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी खर्चा है। मैं हॉस्पिटल्स के जो उनके जो बिल्स के जो बारे में जो उन लोग कह रहे हैं कि 20,000 30,000 जो खर्चा है उन लोग बिलिंग में जो कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए लगता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो है वो अगर बढ़ गए, डिमांड बढ़ गया, तो उसके रेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली हैं। अगर समझो इधर यहाँ पे कोई पेशेंट्स अगर कम रहते थे, डिमांड नहीं रहते थे हॉस्पिटल्स के या बेड्स के या आईसीयू के, अगर डिमांड नहीं रहते थे तो शायद हॉस्पिटल्स ये के रेट्स काफ़ी कम रहते थे। लेकिन एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए काफ़ी खर्चा है। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो डॉक्टर अलग एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे हैं। वहाँ जो स्टाफ रहता है, जो क्लीनिंग वाला हो, वो नर्स का जॉब करता हो या मेल नर्स का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है, वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं और उनको एक अलग तरीके से रखा जाता है, उनको भी क्वारंटीन किया जाता है। उनका खाने पीने का खर्चा, पेशेंट का खाने पीने का खर्चा, ये काफ़ी खर्चा है। सरकार आज जो एक पेशेंट्स के अगेंस्ट में जो खर्चा करना चाहती है, जो ट्रीटमेंट देना चाहती है, वो बहुत ही कम है। आज अमित शाह, केंद्र के काफ़ी सारे मंत्री और काफ़ी सारे लोग आज पेशेंट बने, क्या उनका जो सरकार ने जो रेट फिक्स किया है उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा? नहीं हो सकता। उनके लिए तो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो एक आम हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक रेट दे के या छोटा सा एक कीमत दे के पेशेंट्स को ट्रीट करो बोल के अगर कंपलसरी करते हैं तो हॉस्पिटल वाले वो अपना दुकान बंद कर देंगे। तो एक रीजनेबल प्राइस सरकार भी फिक्स करना चाहिए, बहुत ही कम नहीं करना चाहिए, बहुत ही हाई भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो खर्चा आता है उसके बारे में उनको सोचना है। आज ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर, पता नहीं ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनको मालूम करना चाहिए कि एक्चुअली ये पेशेंट के बारे में कितना खर्चा आता है, क्या होता है, पेशेंट्स को हम कैसे बचा सकते हैं और पूरे राज्य में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के अभाव में ये थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं और उनको काफ़ी राज्यों में अगर जाके इंक्वायरी करके वगैरह सब जो करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। हमारे जो वीआईपी जो है और हमारे जो पॉलिटिकल के जो भी लीडर्स है, बीजेपी को हो या अलग इसके हो, पार्टी के हो, उनको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको अगर कोरोना आ गया तो हम लोग बच सकते हैं, ये आज उनको एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक आम आदमी को अगर कोरोना हो गया, कोविड पेशेंट बन गया, तो ये बचने का वो सिर्फ नाम से ही डर के मर जाता है, क्योंकि वो पेशेंट्स का रेट देखते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा देखते हैं, ये देखते हैं। अगर ये बीम्स में अगर इनको फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे फ्री दे रहे हैं उनको तो कम से कम सरकार मदद करना चाहिए।
आज बीम्स में काफ़ी पेशेंट्स बढ़ गए और उसकी वजह से डॉक्टर्स को, वहाँ के स्टाफ को लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं। बियॉन्ड कंट्रोल होने के बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन कितनी भी अच्छे हो, उसके ऊपर हमेशा उसके बारे में टीका कर देते हैं लोग, उसके ऊपर एलिगेशंस करने का शुरू कर देते हैं। अभी सब जो हो रहा है उसी का एक नतीजा है, ऐसे मैं कहता हूँ। अभी बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है सर, हिंदुस्तान से हम भी देख रहे हैं पूरे इंडिया में कि गरीब लोग ही मर रहे हैं। बड़े बड़े अभी आप जो बताए फिल्म एक्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मिनिस्टर्स है, वो बाकायदा आराम होके आ रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि अभी तक इसका वैक्सीन नहीं निकला है, ये लोग आराम हो रहे हैं और गरीब लोग कंटिन्यू मर रहे हैं। ये कौन सा भेदभाव चला हुआ है हमारे देश में? इसीलिए तो मैं कहता हूं ये बीमारी कम, डर ज्यादा है क्या? हाँ, देखिए हमारे देश में आज दो टाइप के ग्रुप है। एक लोग इसको कोरोना को मजाक इन्होंने बना के रखा है और एक लोग जो है वो इसको कोरोना का बहुत सारा अच्छा एक धंधा बना के रखा है। कोरोना तो होने के बाद में, ये तो कोरोना में एक्चुअली अभी सोचते हैं कि WHO का भी मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है, मेरे को बहुत अजूब लगा उस दिन जब इनके स्टेटमेंट आएंगे कि ये वायरस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सालों के बाद ये जो पूरी दुनिया का सेहत का जो आज ख्याल रखती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कि उनको ही पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वही अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए हमारे आज देश में दो आज पार्टीज है। एक जो कहते हैं कि कोरोना होने के बाद में कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बकवास चीज़ है, इसको घरगुती अपने उपचार से वो आदमी ठीक हो जाता है। दूसरे लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे लोग कोविड के पेशेंट्स मर रहे हैं। तो सही कौन है, गलत कौन है, ये बोलना बहुत सारा मुश्किल है। लेकिन एक जो है, ये कोरोना की वजह से लोगों में बहुत सारा डर पैदा हो रहा है। डर को हम लोग को तोड़ने की कोशिश की है। लोगों ने खुद अपने आप को काम धंधा शुरू करके बाजार में आके अपना जो जीवन है एक सामान्य तरह रहने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये डर की वजह से वापस हमारी जो कम्युनिटी है, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है, उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लोग धंधा करने के लिए, काम पे जाने के लिए भी डर रहे हैं और ये डर की वजह से ही हो रहा है। और ये जो दो पार्टीज़ है, ये दो पार्टीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है। सरकार को इसके बारे में पता करना चाहिए कि ये कोरोना है क्या चीज़, क्या है, कि इसे वेदर इससे लोग मरते हैं या लोग जीते हैं, और इसके बारे में क्या करना चाहिए। सरकार जनता को बोलना चाहिए। जो खौफ जो पैदा हुआ है ये कोरोना का, ये पता नहीं कहाँ से है। ये अमेरिका से पैदा हुआ है या चाइना से पैदा हुआ है या हमारे सिर्फ देश में पैदा हुआ है, पता नहीं। जहाँ पे ये कोरोना का खौफ है वहाँ पे पूरी इकोनॉमी आज पूरी बर्बाद हो चुकी है। वो पूरे देश आज लॉस में है। और जो अमीर देश है, जैसे अमेरिका के लोग हैं, वो स्टाइपेंड यानी एक अमाउंट एक आम आदमी को दे सकते हैं, जिनको काम नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वैसे लोगों को। तो वैसे हमारे देश में आज परिस्थिति नहीं है। उल्टा हमारे देश में हमको वापस सरकार को देना पड़ रहा है। आज नया कानून भी आ गया है, वो गोल्ड के ऊपर एक जो पुराना, अगर कोई आदमी ट्रीटमेंट के लिए आज सोना बेच के ट्रीटमेंट करना चाहता है, अपना घर चलाना चाहता है, काम धंधा बंद है, नौकरी भी उसकी गई है, तो उस वक्त वो सोना बेचने को जाता है तो उसके ऊपर भी आज 3% टैक्स बिठा रही है। तो ये पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो मर रहे हैं उनको तो ज़्यादा उनको गले के ऊपर पैर रख के ज़्यादा ज़मीन के नीचे ढकलने की कोशिश कर रही है, और अमीर लोग जो है उनको वो कंधे पे उठा के उनको उनका लोन माफ़ किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गरीब लोग आज जो है ये कोरोना के मार में ज़्यादा मर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सर और एक बात, हमारे देश में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, मेडिकल सेंटर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है। इतना बड़ा देश, इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, इतने डॉक्टर्स, फिर भी हमें WHO के भरोसे पे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? और वो खुद मालूम हो रहा है कि इसका डेथ परसेंटेज जो है 2% भी नहीं है, और इसका एक वायरस की तरह इसका इलाज किया जाता है, जो हर वक्त बारिश के मौसम में सर्दी, बुखार, खांसी बच्चों का आती है, बड़ों का आती है, और बच्चा जो है बरस में कम से कम 2-3 टाइम बीमार पड़ते, बड़े लोग 1-2 टाइम बीमार पड़ते। ऐसी बीमारी को आज एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है पूरे दुनिया में, लेकिन मैं भारत की बात करता हूं कि खांसी आना भी लोग डर रहे, खांसी करना भी डर रहे, सर्दी आने से लोग आजू बाजू देख के डर रहे। और इतने बड़े रिसर्च सेंटर होने के बाद आज हमें WHO पर ही भरोसा करने की नौबत क्यों आई? ये क्या वजह है? अंदर से क्या इनका मेल मिलाप है?
आज ये आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे पूछा है। यहाँ पे वैक्सीन्स के बारे में आपको पता है, यहाँ पे बेलगाम के ही एक वैक्सीन डिपो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। पूना में सबसे बड़ी वैक्सीन सेंटर है, पूना में भी उसका रिसर्च चालू है। आज पूरे हमारे देश में रशिया, अमेरिका के सबसे पहले हम लोग को दवा बना सकते थे, लेकिन उसके बारे में सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि एंटी वैक्सीन जो है वो कोरोना नहीं होना चाहिए बोल के जो वैक्सीन आज रशिया ने डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर भी बहुत बहस शुरू है, क्योंकि रशिया ने बनाया इसलिए अमेरिका के वो पसंद नहीं और काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं है। शायद अमेरिका अगर कोई वैक्सीन बनाती है तो शायद रशिया को वो नहीं पटेगा। तो हिंदुस्तान अपना वैक्सीन जो है वो खुद बनाना चाहिए। अभी लास्ट स्टेज में है, टेस्टिंग के बारे में सब कामकाज शुरू है और WHO के ऊपर भरोसा नहीं रखें। WHO में मेरे ख्याल से एक चंद देशों को वो मदद करना चाहते हैं, हमारे जैसे गरीब देशों को वो गिनते नहीं हैं। और हमारे भी काफ़ी मेंबर्स वहाँ पे WHO में है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस हमारे देश के लोगों को नहीं देते वो लोग जितना अमेरिका या अन्य पाश्चात्य देशों में जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ का हो, रशिया का हो, उनको जो जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना इम्पोर्टेंस हमारे देश के लोगों को नहीं है। तो WHO के भरोसे के ऊपर हमको रहना नहीं चाहिए। हमारी खुद वैक्सीन सेंटर्स हैं, वैक्सीन्स को हम लोग बना सकते हैं, बना रहे हैं और उसके ऊपर ट्रायल्स भी जारी है। आज ये जो डर जो पैदा हो रहा है, WHO डरा रही है कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतने लोग बनेंगे, इतने 5 लाख लोग मरेंगे, 10 लाख लोग मरेंगे। तो ये सब भविष्य निकाल के वो जो हमारे देश को डराने की कोशिश करे, इसके पीछे इनका मतलब क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमको अलर्ट रहना चाहिए, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। एक बात है कि यहाँ के WHO के लोगों को की वजह से यहाँ के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी खुद की क्लिनिक बंद की। आज अगर कोई के पेट का दर्द है, कोई सीने का दर्द है, कोई सर का दर्द है, कोई दांत का दर्द है, कान का दर्द है या आंखों का ऑप्टोलॉजिस्ट का नाकों का दर्द है, कोई भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, ये सब डॉक्टर्स अपने अपने क्लिनिक बंद कर चुके हैं। पर को पता नहीं जिनके भरोसे पे आज ये सोसाइटी आज जो रखती है, भरोसा रखती है और उनके भरोसे के ऊपर आज वो इलाज करके लेके आए। इतने सालों से डॉक्टर और एक पेशेंट का रिश्ता अपने एक घरेलू रहा। आज वही लोग आज अपनी अपनी क्लिनिक बंद करके, अपनी दुकान बंद करके बैठे। अचरज लगता है, एक डॉक्टर्स होने के बाद में वो प्रिकॉशन एक आम आदमी से भी ज़्यादा ले सकते हैं। उनको PPF किट ले सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी एक बड़ी संस्थाएं इधर बेलगाम में है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स उसको अटैच है, उनको लगाइए, काम पे लगाइए। और ये हमारे गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर वगैरह है, उसके जो स्टाफ वगैरह है वो तो घर में रिलैक्स कर रहे हैं, बाकी के डॉक्टर्स भी रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये डर किस लिए है? ये डॉक्टर को अगर ये डर गए तो जनता क्या करेगी? जनता की तो ऐसे लावारिस छोड़ दिया इन लोग सभी डॉक्टर लोगों ने। तो मैं डॉक्टर लोगों को भी दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप कोरोना के बारे में आप खुद डर रहे तो लोग क्या करेंगे? जब ऊपर वाले जैसे कि पुलिस अगर वो चोरों से डर गया तो जनता करेगी क्या? तो ऐसा ही हिसाब है। तो ये डॉक्टर लोग अगर खुद डर गए तो जनता क्या करेगी? तो अब पब्लिक तो घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा पोजीशन हो जाएगा। तो डॉक्टर्स लोग जनता को भरोसा दीजिए, अपने अपने क्लिनिक खोलिए, क्योंकि लोग पैसे रहने के बावजूद भी कर्जा निकाल के पैसा निकाल के एक पेशेंट को डिलीवरी के लिए रहने दो या हार्ट पेशेंट के लिए रहने दो, आंखों के लिए, दांतों के लिए, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स है जो कोविड छोड़कर जो है वो डॉक्टर्स भी आज दुकान अपनी बंद करके बैठे हैं। तो बाहर आइए और जनता को मदद कीजिए, ये मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी बातें आपने की सर। और एक उसमें बात की, जो डॉक्टर्स भी डर कर बैठे हुए हैं, यानी जो आवाम डॉक्टरों के पास छोटे छोटे क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक, गलियों के क्लिनिक, जहां पर लोगों को सर्दी बुखार आने के बाद इलाज कर लेते थे, लोग रिलैक्स में रहते थे। आज सिचुएशन को ऐसा बनाया गया है जैसे बड़े बड़े मिडिल क्लास के हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल केल है, लेकवी है, ये लोग तो जाने के साथ सीधा बोलते बेड नहीं है। मिनिस्ट्री लेवल का अगर फोन आता है तो उनको बेड मिल जाता है, पैसे वाला आदमी है तो उनको बेड मिल जाता है। और छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक को जो बंद किया गया, और यहां तक कि पैरासीटामोल बोल के एक टैबलेट आती थी उसको भी बंद किया गया। ये जो सिचुएशन बनाया तो लोगों में डर पैदा नहीं होगा तो और क्या पैदा होगा? गवर्नमेंट के चाहिए, एक गवर्नमेंट वो होती है जो इंसानों की मदद के लिए बनाई जाती है, इंसानियत की गवर्नमेंट होती है। वही गवर्नमेंट जब इंसानियत के खिलाफ काम करने लगे, लोगों की भलाई का न सोचे, तो इंसान के रास्ते पे आप मरना शुरू होंगे और लोगों को देखने वाला कोई नहीं होगा। क्या ऐसा सिचुएशन हमारे देश में पैदा करना चाहते हैं?
हाँ, ये बहुत ही ताज्जुब लगता है, क्योंकि सरकार इसके बारे में सख्त आज एक्शन लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो है वो अपने अपने क्लिनिक खोलना चाहिए, एक पहली बात। दूसरी बात ऐसे है कि इतनी रश हो रही है सभी हॉस्पिटल्स में, कहाँ पे बेड नहीं मिल रहा है, कहाँ पे आईसीयू का वेंटिलेटर का सिस्टम नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो सभी को कोविड समझ के ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जब तक कोई सर्दी का हो या कोई टाइफाइड का भी आदमी है या कोई उसको दूसरा कोई वायरल की कोई बीमारी या ये बुखार आया है, तो सबको वो कोविड समझ के ही ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, उनको डरा रहे, पेमेंट्स उनके ज़्यादा जा रहे हैं, और वो वैसे लोगों की आज संख्या ज़्यादा हो रही है। इसलिए हॉस्पिटल्स भी जो ट्रीटमेंट और जो शुरू है वहाँ पे पूरा सब बंद कर चुके हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो पैरासिटामोल जो टैबलेट्स है जो मेडिकल शॉप्स में जो सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। वो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन अलग तरीके से डालना चाहिए था। उनका ये समझते हैं कि जो पैरासिटामोल टैबलेट्स लेके जा रहा है, जैसे कि लिए सर्दी के लिए, खांसी के लिए, वो शायद कोविड का पेशेंट ही होगा 100%, ऐसा समझकर उन लोगों ने वो पूरा बैंक करके रखा है। वो उसका एड्रेस देना चाहिए। काफ़ी इंक्वायरी चल रही है कि ऐसे दवाइयाँ हम लोग किस लिए लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, घर में लेके जा रहे हैं, बाहर किसी को दे रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी हो रहा है। तो ये सब बंद कीजिए। अब आम आदमी, क्योंकि यहाँ पे बेलगाम में ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड हो जाता है, वायरल फ्लू हो जाता है, सर्दी होती है, खांसी होती है। ऐसे लोगों को दवाई की ज़रूरत है, और वो दवाई की उसको जरा थोड़ी सी छूट दीजिए। अगर बारिश के बाद में, ठंडी के बाद में अगर ये इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन डालना है तो डाल दीजिए। लेकिन आम आदमी को ऐसा होने के बाद में उसको समझने के लिए कम से कम डॉक्टर्स का क्लिनिक तो चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक, कोई अपने घर में हर गली में 2-2, 3-3 डॉक्टर्स रहते थे, वो आज सब बंद हो चुके हैं। आज छोटे छोटे गांव में भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, तो आरएमए के डॉक्टर्स थोड़े बहुत अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दवाई दे रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं। लेकिन शहर में तो बहुत हालात बहुत ख़राब है। पैसे रहने के बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर ट्रीटमेंट अगर मिलने का चांसेस है तो हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल्स है तो बेड्स नहीं है, बेड्स है तो बाकी की सुविधा नहीं है। तो ऐसे हालात में लोगों को थोड़ा सा खबरदार रहना चाहिए। सरकार इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार एक कानून बनाना चाहिए डॉक्टर्स लोगों के लिए कि ऐसा वो नहीं कर सकते, और किसी भी पेशेंट को वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। कोविड का पेशेंट को अगर आपको ट्रीट नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी का जो पेशेंट्स हैं उनको तो ट्रीट करना चाहिए। बहुत ही कम क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स आर ओपन फॉर अदर पर्पस। जैसे कि मैंने बताया कि अलग कोविड को छोड़ के जो अलग बीमारियां हैं उसके लिए थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स आज यहाँ पे है। आज एक एक्सीडेंट हो गया तो सिविल हॉस्पिटल में या हो किधर हो, मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं को पता नहीं। तो ऐसे लोग भी मर रहे हैं। तो एक बात है कि अगर पेशेंट्स को कुछ हो गया तो पहले सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप कोविड का सर्टिफिकेट लेके आइए, आपको कोविड नहीं है बोल के आप सर्टिफिकेट लेके आइए, बाद में उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसके बीच में जो टाइम जो जाता है उसमें से काफ़ी पेशेंट्स मर चुके हैं, और उसके बारे में हंगामा भी काफ़ी हो चुका है। तो रिस्ट्रिक्शन आप मत डालिए, पहले उसको ट्रीटमेंट दीजिए, कोविड का पेशेंट समझ के ही उसके बाकी के जो उसका प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कीजिए, बाद में कोविड के लिए उसको भेज दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सरकार, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स इसके पर ध्यान देना चाहिए और जनता को बचाना चाहिए। अगर ये इन लोगों ने काम नहीं किया तो शायद आने वाले इलेक्शन में, चुनाव में उनको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, और अगर जनता अगर रास्ते के ऊपर आ गई तो मेरे ख्याल से इनको बहुत ही महंगा पड़ सकता है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। आखिरी सवाल सर आपसे। भारत हमारा बहुत महान देश है, बहुत बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं। मैं आपसे, आप भी एक बहुत फेमस नेता हैं और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जो अभी हुकूमत कर रही वो पार्टी और अपोजिशन में जो बैठे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और भी बहुत से छोटे छोटे पार्टियां हैं। मैं आपके ज़रिए से उनसे अपील करना चाहता हूं, आप करना चाहिए कि सबसे पहले गरीब का, मिडिल क्लास का जो कोरोना के सिलसिले में जो चल रहा है उसका इलाज करें, और पैसे न लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे मुहैया कराएं। नहीं तो ऐसी गवर्नमेंट किस काम की जो गरीबों की सेहत के लिए काम नहीं कर सकती। मैं तो ऐसी गवर्नमेंट को से नाम सुनने से भी शर्म आती है। ये एक हुआ। और दूसरी बात जो है, अभी हमारी इकोनॉमी जो है, क्या इसी बात को हम लेकर सुबह उठने के साथ इंसान खाली इसी में लग गया कि नेगेटिव है,
पॉजिटिव है, कितने मरे, आज कितने एडमिट हुए, यही चक्कर में लग रहा है। तो हमारे देश को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, लोग कैसा जीने लगेंगे। जब बिजनेस चलेगा तो लोग जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। अगर बिजनेस ही नहीं चलेगा तो इसके बाद कोरोना वायरस तो एक मामूली बीमारी है, इसके बाद मुझे ऐसा डर लगता है कहीं फूड क्राइसिस हिंदुस्तान में और दुनिया में ना आ जाए। हिंदुस्तान में आज फूड क्राइसिस आने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही समर्थशाली है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर मेन हमारा जो मोटो है ये देश का, उसकी वजह से यहाँ की लोगों को खाने पीने की चीज़ें तो बहुत से दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इकोनॉमिकली थोड़ा सा हमको इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर हमारे में से डर अगर कम होता है, अगर हम लोग ये इकोनॉमिकल साइकिल जो है, हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको अगर ठीक बनाना चाहते हैं तो हम हर एक को काम करना चाहिए, हर एक को काम धंधा करना चाहिए, लोगों को हम लोग काम करना चाहिए। आज करीबन 2 से 2.5 करोड़ लोगों को आज उनके हाथ का काम चल जा चुका है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और उनकी नौकरी से निकाला गया है। आज हमारे पास बिज़नेस कम होने की वजह से हमारे पास भी वो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हम उसको सह पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन से कमाया है। तो भाई 1 साल अगर हम लोग नहीं कमाए तो क्या हो गया, हम लोगों को पालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो करीबन 10 साल से 15 साल से, कोई लोग 30 साल से काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग काम से नहीं निकाला जा सकता, तो उनको हमारे पास रखा है। भले 1 साल हमको लॉस होने दो, लेकिन ये लॉस होने के बावजूद भी सरकार हमारे पर भरोसा नहीं करती। वो बोलते हैं कि भाई हमारे को उतना आप लॉस मत दिखाइए, हमको टैक्स चाहिए। तो वो भी करने की हम लोग आज प्रिपरेशन में है, आज तैयारियां हम लोग रखते हैं। लोगों को अपील किया जाता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, खास करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिज़नेस कम्युनिटी है, आज देश भर में 2.5 करोड़ लोगों को ने अपनी नौकरियां खोई है। इतने साल से वो मुनाफा कमाते जाए हैं, तो 1 साल भले भाई ये जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अगर आपको इस साल मुनाफा नहीं हुआ, थोड़ा सा घाटा हुआ, तो भी उसको आप सहना है और लोगों को रास्ते पे लाने की, एक समाज को अच्छा एक न्याय देने की आज एक आपको एक मौका मिला है। तो उसको, वो मौके को अल्लाह ताला आपको भी ऊपर वाला बरकत देगा, क्योंकि अगर आप गरीब को अगर मदद करते हैं, अपने स्टाफ को मदद करते हैं, अपने नौकर को मदद करते हैं, तो ऊपर वाला ज़रूर आपको मदद कर सकता है। तो वो हिसाब से हर एक व्यापारी काम करना चाहिए, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट आज काम करना चाहिए कि भले हमको 1 साल हमको लॉस होने दो, लेकिन हम किसी को काम से नहीं निकालेंगे। आज बेलगाम में भी इतना सब स्मार्ट सिटी बोल के जो प्रोजेक्ट शुरू है, वहाँ पे काफ़ी लोग कम पड़ रहे हैं। आज कंस्ट्रक्शन का काम रुक चुका है। थोड़े बहुत ही जगह जो लेबर की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम्स हो रही है, वो भी थोड़ा बहुत शायद कम हो जाएंगे। लोगों में से डर अगर चला गया तो हमारे लोग काम पे आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये काम जो है ये बहुत सीनियर लोगों का है। आज हम लोग का एक व्यवस्था एक आप अपनी हद तक अपने हद तक सुधार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर सुधारना है तो ये बड़े बड़े जो खुद को लीडर्स बनाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, बड़े बड़े जो फिर रहे हैं गांव में और खुद को पेपर में नाम डालते हैं, वो लोग जो है वो लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज किसानों को फसल का उनका ठीक तरह से हिसाब नहीं मिल रहा है। गन्ना जो शुगर फैक्ट्रीज को उन लोग जो पैसा देते हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट उसके काफ़ी बैलेंसेस है वो नहीं दे रहे। तो अगर ये रैयत के पास पैसा आ गया, हमारे जो फार्मर्स है कम्युनिटी, उनके अगर पास पैसा आ गया तो पूरे देश में पैसा फैल सकता है। तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और हमारे फार्मर्स को अगर पैसा अगर ठीक तरह से मिलता है तो सरकार उनको पैसा तो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज वाली जो है, जो फार्मर्स के जो क्रॉप्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, शुगर केन लेते हैं, उन लोग ठीक तरह से पेमेंट कर दें तो भी काफ़ी एक अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपके साथ हमने जो डिबेट की, जो बातचीत की और बहुत सारे पॉजिटिव आंसर्स जो आपने हमारी सरकार को और भारत देशवासियों को दिए। मैं आपका ये जो पॉजिटिव आंसर्स आपके हैं, एक पावरफुल आंसर्स है। एक आप महान लीडर ही ऐसी बात कर सकता है, सोशल वर्कर ही कर सकता है, क्योंकि वो लोगों के बीच रहा हुआ इंसान ही इस दर्द को समझकर अपनी भावनाओं को बोल सकता है। सर, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बार बार ये कोविड के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड वेंटिलेटर्स की सप्लाई नहीं है, ऐसा मैं बार बार कह रहा था। मुझे आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि
राजू भाई, जो हमारे राजू सेठ है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्होंने काफ़ी हद तक गरीब लोगों को पहुंचाया है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की आज जान बची है। तो आज अंजुमन की तरफ से राजू सेठ ने जो काम किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसे ही काम करते रहें और उनका एक एग्जाम्पल लेके बाकी के भी जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो भी एक अंजुमन की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वेंटिलेटर्स की सप्लाई करने की कोशिश करें, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।